हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.10 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 1.11 से 1.15 तक टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। कि हमें बताना है पैरामीटर्स वो कौन से हैं जो एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। तो एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमको 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन कौन से होते हैं? 3 तो डायमेंशंस होते हैं और 3 क्या होते हैं? बॉन्ड एंगल। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यूनिट सेल का, अगर हम यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक यूनिट सेल है। ओके, अब यहाँ पर इसके डायमेंशंस कौन है? अलोंग द एजेस। जैसे ये इसका ए मान लिया, इसकी डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स के अलोंग है। ये इसकी एज लेंथ ए, ये हमने बी मान लिया, बी। एंड ये क्या हो गया? सी। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, और वैसे ही इसमें क्या होते हैं? बॉन्ड एंगल्स होते हैं। जैसे ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा और ये क्या हो गया? गामा। तो वही लिखा हुआ है कि किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। 3 क्या होते हैं? उसके डायमेंशंस होते हैं अलोंग देयर एजेस के अलोंग 3 डायमेंशन ए बी सी हो गए। और 3 जो होते हैं बॉन्ड एंगल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। और ये अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल हैं ये मे और मे नॉट भी इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। द सेम मैनर अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस की, जो एजेस के अलोंग है ये भी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है आंसर्स में, यूनिट सेल आर कैरेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर। कि यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस। इसकी जो डायमेंशन हैं वो 3 एजेस के अलोंग ए बी सी, जिसको हमने नेम दे दिया ए बी सी, हमने बताया क्या ए बी सी। और 3 एजेस मे और मे नॉट भी इक्वल। जो ये एजेस हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंड 3 एंगल्स बिटवीन देयर एजेस। और जो इनके एजेस के अलोंग एंगल बन रहे हैं वो 3 एंगल की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए। जैसे ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा एंड दिस वन इज गामा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। पहले तो कह रहा है कि हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल क्या होता है, उसके उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है हमें। अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो उसमें जो एजेस होते हैं वो ए और बी तो इक्वल होते हैं और नॉट इक्वल टू सी होता है। और जो हमारे एंगल होते हैं अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होते हैं और गामा जो होता है वो 120 होता है। इसका हमने पूरा वीडियो पूरे अच्छे से ट्रिक वगैरह सब कुछ हमने अपनी लेक्चर में कवर कर रखा है, आप उसे देखिएगा। और अगर हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की, तो इसमें जो होता है उसके एजेस सारे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। और एंगल की अगर हम बात करते तो अल्फ़ा और जो गामा होता है वो 90 डिग्री होता है और बीटा नॉट इक्वल टू 90। तो वहाँ हमने अपने वीडियो लेक्चर में कवर किया है कि इसे कैसे ट्रिक की हेल्प से ईजी वे में लर्न हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड के बीच में क्या है, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता चल रहा है कि अगर फेस सेंटर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फेस सेंटर्ड नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज द सेंटर ऑफ द फेस का। जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं ऑल कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्ड पे प्रेजेंट रहते हैं। ये भी हमने लेक्चर में कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो एक बार हम यहाँ अगर यूनिट सेल की हेल्प से देखते हैं तो ये एक हमारा यूनिट सेल है। अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो जो हमारे एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के।
8 कॉर्नर्स पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ कहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो इसीलिए फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये 6 फेसेस हैं तो 6 फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होंगे। बैक हो गया और ये फ्रंट वाला फेस 3D में इमेजिन करना आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एफसीसी का स्ट्रक्चर। सेकंड वन है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, एंड सेंटर में कुछ नहीं होता कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स के अलावा और कहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऑपोजिट एनी टू ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे तो हो गई ही, एंड वन एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। तो किसी भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड सेंटर यूनिट सेल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कैसे बनेगा, सिंपल पहले हम एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल जो हम बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, आप सबको आ भी गया होगा। तो ये हमने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है जिसमें हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ये तो सब में ही होते हैं, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही। 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 कॉर्नर्स पे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की, इट मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एनी टू अपोजिट फेसेस, कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने टॉप और बॉटम ले लिया, तो टॉप फेस के सेंटर पे भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा एंड बॉटम फेसेस के सेंटर में भी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 1.13 है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सारे ही क्वेश्चन जिसने भी लेक्चर्स देखे हैं हमने पूरा कवर कर रखा है, थ्योरी पोर्शन, तो वो सब देखें तो कोई भी सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ मैनी पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पोर्शन किसी भी एटम का कॉर्नर्स पर लोकेट होता है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। और दूसरा कह रहे हैं कि उसके बॉडी सेंटर्ड पर किसी भी एटम का कितना पोर्शन प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम बात करते हैं पहला कि एक्सप्लेन हाउ मैनी पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर। अगर कॉर्नर्स की बात करते हैं तो कॉर्नर में क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी यूनिट सेल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं। और अगर हम बात करते हैं कि एक ये सिंगल यूनिट सेल है, अगर हमें एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाना है तो इसके नियर अबाउट जो हम टोटल यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, वो कितने होंगे, इसके ये बगल में एक बन सकता है ऐसे। हमें पता है NaCl का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उस हिसाब से ही मतलब टोटल 8 बना सकते हैं। ये इसमें हमें 3D का स्ट्रक्चर इमेजिन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम इसे बहुत ईजी में देख सकते हैं। तो क्या है कि क्यूबिक यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल में जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है, एक सिंगल एटम, वो एटम 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में जो हमारा एक एटम होता है वो कितने में बटा रहता है, उसके आसपास हम टोटल 8 यूनिट सेल ड्रॉ कर सकते हैं, उसको भी इंक्लूड करके, तो वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट रहता है। अगर हम बात करते हैं एक सिंगल यूनिट सेल की, उसमें उस एटम का 1/8 पार्ट जो होता है प्रेजेंट रहता है। अगर एक एटम किसी कॉर्नर्स पे 8
यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट है, तो अगर हम एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं, सिंगल यूनिट सेल की, तो उसमें उसका कितना पोर्शन रहेगा? ऑब्वियस है 1/8 पार्ट रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कि एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। उसके एडजेसेंट वो जो शेयर होता है वो कितने? 8 एडजेसेंट यूनिट सेल के साथ शेयर रहता है। देयरफॉर 1/8 पोर्शन ऑफ द एटम इज शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल। तो इसीलिए 1/8 पार्ट जो रहता है वो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट रहता है, इतना शेयर होता है। सेकेंड वन कहता है कि दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉडी सेंटर्ड में क्यूबिक यूनिट सेल का पार्ट कितना कंट्रीब्यूट होता है? बॉडी सेंटर्ड, जैसे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा एटम है वो बॉडी के सेंटर्ड में है। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर्ड में अगर हमारा एटम प्रेजेंट है तो वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? फुल कंट्रीब्यूशन होगा, फुल कंट्रीब्यूट होगा वो उसमें, क्योंकि वो सेंटर्ड में, बॉडी के सेंटर में, किसी के साथ क्या है? शेयर भी नहीं है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक यूनिट सेल है और हमारा जो एटम प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर्ड में। 3D में इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी रूम में जिस रूम में बैठी हूँ इसके सेंटर में बैठी हूँ, ओके, तो पूरा का पूरा कहाँ पर है? बॉडी के सेंटर में। तो वो उसका किसी और के साथ, किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं है। तो वही बोल रहा है कि बॉडी सेंटर्ड ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, आंसर बोला एन एटम एट द बॉडी सेंटर्ड इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट सेल। वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं है। हैंस इट बिलोंग फुली टू द यूनिट सेल, इसीलिए वो पूरी तरह से यूनिट सेल से बिलोंग करता है, पूरी तरह से यूनिट सेल में प्रेजेंट है। ओके, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का हमें 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है इन अ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ये भी हम अपने थ्योरी पार्ट में कवर कर चुके हैं कि जो भी हमारा, वो कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द 2 डायमेंशनल, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल की बात कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है हमें ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। किसमें? स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर में। ओके, तो कैसे बनेगा? हमने बताया था कि जो हमारे एटम्स हैं वो कैसे अरेंज होंगे 2 डायमेंशनल में। 2 तरीके से अरेंज होते हैं। तो एक तो ये वाला, इस वाले की बात कर रहे हैं कि वो स्क्वायर में है, तो हमारा एटम एक के नीचे एक ऐसे अरेंज्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, तो इसमें हमारी जो ज्योमेट्री, इसको इसीलिए क्योंकि इसमें स्क्वायर बनता है इसीलिए इसका नाम क्या है? स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो कैसे बनता है वो हम देखते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 डायमेंशनल में क्या हैं? अरेंज्ड हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी एक, इसको पिक कर लेते हैं, किसी भी एक कलर चेंज कर लेते हैं, किसी भी एक एटम को पिक करते हैं, जैसे हमने इसको ले लिया, तो इसके नियर अबाउट कितने, इस एटम से कितने एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 4 एटम जो है अटैच्ड हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैक लेयर क्यों कहा गया हुआ है? क्योंकि अगर हम इस एटम्स को जो इसके साथ अटैच्ड अगर इसे मिलाते हैं तो हमें एक स्क्वायर बन के तैयार मिलता है। तो हमें स्क्वायर मिलता है ऐसे, अगर हम इसे अटैच करें। ये 4 अगर जो एटम्स